और ताइवान में आए भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसोस जाहिर किया और कहा कि भारत ताइवान के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। भूकंप के बाद ताइवान और पड़ोसी देशों में सुनामी के साथ ज्वालामुखी विस्फोट के भी अलर्ट दिए गए। स्पेशल रिपोर्ट में भूकंप से मची तबाही की खौफनाक तस्वीरें अब देखिए और साथ ही जानिए एशिया महाद्वीप में महाविनाशकारी रिंग ऑफ फायर आखिर क्यों भड़क गई। ताइवान का भूकंप ट्रेलर है। चीन की धरती खिसकने लगी। अब जापान में समंदर उमड़ेगा। रिंग ऑफ फायर में महातबाही। तबाही, सिर्फ तबाही। कुदरत ने कोहराम मचाया है। धरती के इस हिस्से में बर्बादी का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो किस मोड़ पर थमेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी तो सिर्फ धरती हिल रही है। आगे सुनामी जैसी महाविनाशकारी मुसीबत से मुकाबला होगा। एशिया महाद्वीप के कई मुल्कों में कुदरत ने अल्टीमेटम दे दिया है। ताइवान, चीन, जापान और इंडोनेशिया जैसे तमाम मुल्कों में महाविनाश का सायरन बज उठा है। बर्बादी का आलम कैसा होगा उसकी पहली झलक ताइवान में दिखाई दी है। ताइवान को रिक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता के झटके ने झकझोर कर रख दिया है। देखिए, ऐसे आता है धरती फाड़ भूकंप। जब धरती थर्राती है, इंसानी बस्ती ढहती है, त्राहिमाम मच जाता है। इस्पात और कंक्रीट से बनी आसमानी इमारतें जिस भूकंप में जमींदोज हो जाएं, उसके जोर के आगे क्या ही टिक सकता है। देखिए तो महाविनाशकारी भूकंप कैसी तबाही मचाता है, कैसे इंसानी बस्ती को एक झटके में शमशान बनाता है। क्या होता है जब पाताल लोक में थोड़ी सी हलचल मचती है। ताइवान भूकंप का यह वीडियो हार्ट फेल कराने वाला है। भूकंप के दौरान सड़क से गुजर रही तमाम गाड़ियां बहुमंजिला इमारत के धराशायी होने से उसकी चपेट में आ गईं। इतनी बड़ी इमारतों के मलबे में दबने वालों का क्या हाल हुआ होगा बताने की जरूरत भी नहीं। अब देखिए, भूकंप के एक झटके ने इतनी बड़ी और बहुमंजिला इमारत को पीसा की मीनार बना दिया है। आधी हवा में लटकी हाई राइज बिल्डिंग में कई जिंदगियां फंस गईं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन भी जानलेवा मिशन से कम नहीं था। भूकंप के दौरान ताइवान की राजधानी ताइपे की दूर से ली गई इस तस्वीर में पूरा शहर दिख रहा है। भूकंप में बड़ी बड़ी इमारतें हिल रही हैं। इस पुल का हाल देखिए, जैसे किसी झूले की तरह डोल रहा है। ताइवान के एक न्यूज चैनल के भीतर की तस्वीरें देखिए। पूरा न्यूज रूम भूकंप के थपेड़े से थर्रा रहा है। टीवी सेट हिचकोले खा रहे हैं। ताइवान के हिलियन में भूकंप ने मजबूत से मजबूत इमारतों के प्लास्टर उखाड़ दिए। दीवारों की टाइल्स भी भूकंप का जोर नहीं झेल पाई। 3 अप्रैल को ताइवान की सुबह जितनी भयानक थी, उसी तरह चीन में भी भूकंप का खौफ दिखा। ये चीन के पूर्वी झिंजियांग प्रांत की तस्वीरें हैं। देखिए, भूकंप की आहट के बाद स्कूल में किस कदर अफरा तफरी मची। चीन में झेजियांग की तरह फुजियान में भी भूकंप महसूस किया गया। उधर ताइवान की नेशनल फायर एजेंसी के मुताबिक भूकंप के बाद करीब 120 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली और इनमें से 77 लोग तो एक टनल के नीचे फंसे हुए थे। टनल के कई हिस्से टूटे हुए थे, रास्ते बंद हो गए और ऐसे में उन्हें बचाने के लिए तो युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया। 7.2 तीव्रता वाले भूकंप ने ताइवान की राजधानी ताइपे में राष्ट्रीय स्मारक और सबसे मशहूर चियांग काई शेक मेमोरियल हॉल को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ताइवानी मीडिया के मुताबिक भूकंप के बाद
ताइवान के 91,000 से ज्यादा घरों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। भूकंप से हुलियन शहर में 26 बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो गईं। ताइवान के सेंट्रल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक ताइवान में 3 अप्रैल की रात से सुबह के 6 घंटे के दौरान 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। इन आफ्टर शॉक्स में सबसे तेज 6.5 तीव्रता का आफ्टर शॉक भी आया। ताइवान में इतने ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल ताइवान की लोकेशन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास है और यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है और यहीं पर सबसे ज्यादा भूकंप भी आते हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और जब ये ऊर्जा बाहर आती है तो फिर भूकंप आता है। ताइवान द्वीप समंदर के अंदर मौजूद एक पहाड़ी नुमा ढांचे की नोक पर टिका है। इस द्वीप के एक तरफ समंदर में ऊंचाई वाला इलाका है जो चीन से जुड़ता है, यानी उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की तरफ। लेकिन अगर ताइवान के उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण पूर्व की बात करें तो ये एक गहरी घाटी है जिसे वैज्ञानिक लैंगिट्यूड वैली कहते हैं। अब आप रिंग ऑफ फायर को भी जानिए। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। इनके असर से ही सुनामी आती है और वोल्केनो भी फटते हैं। रिंग ऑफ फायर का दायरा और उसकी जद भी देखिए। दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये क्षेत्र 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उनमें से 75% इसी क्षेत्र में हैं। 15 देश जापान, रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पेरू, इक्वाडोर, चिली, बोलीविया रिंग ऑफ फायर की जद में है। यानी कुदरती आपदा इन इलाकों में आना नई बात नहीं। वैसे हर साल दुनिया में करीब 5 लाख भूकंप आते हैं। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर हर साल करीब 20,000 भूकंप रिकॉर्ड करता है। इसमें से 100 भूकंप ऐसे होते हैं जिनसे नुकसान ज्यादा होता है। भूकंप कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक रहता है। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा देर तक रहने वाला भूकंप 2004 में हिंद महासागर में आया था। ये भूकंप 10 मिनट तक रहा था। 9.5 तीव्रता का सबसे भयानक भूकंप 22 मई 1960 को चिली के वाल्दिविया में आया था। ताइवान को 7.2 तीव्रता के भूकंप ने दहलाया है। रिंग ऑफ फायर की जद में आने वाले कई मुल्कों में इस भूकंप का खौफ फैला है। भारत जैसे देश में इस तरह के भूकंप से महातबाही मच सकती है, क्योंकि भारत में न तो ताइवान जैसी तकनीक के इस्तेमाल से इमारतें बनती हैं और न ही यहाँ का बुनियादी ढांचा इतने शक्तिशाली भूकंप को सहने की क्षमता रखता है। 2015 में पड़ोसी मुल्क नेपाल में आया जलजला बर्बादी की एक मिसाल भर है। ऐसे में ताइवान में 25 साल बाद दिखे तबाही के ट्रेलर से सबको अलर्ट रहना होगा। अभी तक इंडिया गठबंधन यही दावा कर रहा था कि गठबंधन में शामिल 27 सियासी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ जमकर लड़ रही हैं। लेकिन जिस तरह वायनाड में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से लेफ्ट पार्टियां भड़क रही हैं, नाराज हो रही हैं, उससे इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गईं। अब बॉक्सर विजेंद्र का बीजेपी में शामिल होने पर सवाल उठा रही कांग्रेस, क्या कांग्रेस का गठबंधन और अपने नेताओं पर कोई कंट्रोल है? दो 2024 का शो कांग्रेस में कितना जोर। ये वही राहुल गांधी हैं जिन पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने 24 का पूरा दांव खेला। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने भारत न्याय यात्रा के दम पर दावा किया है कि देश परिवर्तन चाहता है
और हम लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को बदल कर रख देंगे। हम राहुल के दावे, तैयारियों और उसकी जमीनी हकीकत आपको दिखाएंगे। लेकिन पिछले 24 से 36 घंटे में जिस तरह से कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, वो वाकई हैरान करने वाले हैं। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। इन दोनों तस्वीरों की हकीकत जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि राहुल गांधी की कांग्रेस ना तो इंडिया गठबंधन को संभाल पा रही है और ना ही अपने दिग्गज नेताओं को। पहली तस्वीर में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंदर सिंह कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी को वायनाड में नामांकन भरते हुए देखा जा सकता है। राहुल के नामांकन को लेकर इंडिया गठबंधन में गदर शुरू हो चुका है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने राहुल पर भड़कते हुए कहा है कि वायनाड से एलडीएफ की उम्मीदवार एनी राजा को ही खड़े होने देना चाहिए था। राहुल कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पहले ही भड़कते हुए कह चुके हैं कि वायनाड से अब राहुल को एलडीएफ की उम्मीदवार से चुनाव लड़ना होगा, जो इंडिया गठबंधन के मिशन के बिल्कुल खिलाफ है। यानी केरल में राहुल का विरोध होना शुरू हो गया है। और इधर हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गज नेता बॉक्सर विजेंद्र राहुल का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के खिलाफ मुक्केबाजी करने को तैयार हैं। भाग रहे नेता, बिखर रहा इंडिया। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। और मैं चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकूं, लोगों को सही राह दिखा सकूं। और मैं पहले वाला विजेंदर हूं और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ऐसे एसडीपीआई राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में आती है क्या? एसडीपीआई से साथ रहना ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है क्या? और जो हालात बदलने वाले हैं, क्या देशद्रोही आतंकवादियों के कब्जे में देश देना या ना हालात बदलना, ये कांग्रेस मानती है का? रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली में हाथ उठाकर राहुल गांधी ने अपने सहयोगियों के साथ दावा किया था कि वो देश में परिवर्तन लाकर रहेंगे। लेकिन आज केरल में जो हुआ उससे साबित होता जा रहा है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को अभी भी सुरक्षित सीट वायनाड की सख्त जरूरत है। केरल में इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ का एकता और गठबंधन तार-तार होता नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से वायनाड सीट से नामांकन भर दिया है, जबकि दूसरी तरफ वायनाड से सीपीआई की उम्मीदवार एनी राजा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अब देखिए केरल की वायनाड सीट पर होने क्या जा रहा है। केरल की वायनाड से जुड़ी इन 3 तस्वीरों में वायनाड सीट का पूरा गदर सामने आ चुका है। वायनाड सीट से इस वक्त एलडीएफ की तरफ से एनी राजा चुनाव में कूद पड़ी हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ने को उतर चुके हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से के सुरेंद्रन वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एनी राजा सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी है और सीपीआई की दिग्गज महिला नेताओं में गिनी जाती हैं। वहीं राहुल गांधी वायनाड सीट को सुरक्षित मानकर चुनाव में उतर चुके हैं, जबकि बीजेपी ने वायनाड से अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतार दिया है। हैरानी की बात यह है कि लेफ्ट पार्टियां राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर नाराज हैं, जबकि राहुल वायनाड से ही चुनाव लड़ने पर अड़ गए हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन को उतारकर राहुल के खिलाफ खेला शुरू कर दिया है। इधर केरल के सीएम पिनराई विजयन भी कह चुके हैं कि अब वायनाड में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच मुकाबला होगा, जो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत गलत है। इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल के लिए राह आसान नहीं है। तर्क दिया है कि गठबंधन के मुख्य चेहरे को बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए, जबकि कांग्रेस अब लेफ्ट के खिलाफ लड़ने जा रही है। वायनाड सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी।
वैसे वीडी भैया, हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। फिर हमने देखा, दिया तो सपा को दिया और सपा ने उस टिकट का क्या किया। हम क्या, अच्छा भैया, वीडी भैया से लड़ने आए हैं साइकिल वाले। फिर वहां दिल्ली से निकले, अमेठी से दिल्ली पहुंचे तो हमको किसी ने फोन किया मध्य प्रदेश से और कहा, दीदी सपा ने अपना टिकट बदल दिया। मैंने कहा, जिनकी डेली नीयत बदलती है उनका टिकट बदलना आश्चर्य की बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि राहुल गांधी ने पहले अमेठी छोड़ा और अब केरल, वायनाड के अलावा किसी दूसरी जगह से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन की सहयोगी लेफ्ट के खिलाफ भी चुनाव लड़ने को तैयार है। हैरानी तो इस बात की है कि जो इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंद्र कल तक राहुल गांधी में देश के भावी पीएम की छवि देख रहे थे, लेकिन आज बॉक्सर विजेंद्र ने कांग्रेस पर ऐसा पंच मारा कि वो सीधे बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल की कांग्रेस को छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? बॉक्सर विजेंद्र ने 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है? बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है, गुड टू बी बैक। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिल तारीफ है। हरियाणा के भिवानी में रहने वाले ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र का नाम कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस की तरफ से मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए आ रहा था, जहां से अभिनेत्री और मौजूदा बीजेपी सांसद हेमा मालिनी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। जानकारों के मुताबिक विजेंद्र जाट समुदाय से आते हैं, जिसका हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़ी संख्या में सीटों पर राजनीतिक प्रभाव है। कुल मिलाकर केरल से लेकर हरियाणा तक जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, उससे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का राहुल गांधी से मोह भंग हो रहा है, जबकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं में बीजेपी में जाने की होड़ सी मच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 राज्यों पर बहुत ज्यादा फोकस है। इसमें महाराष्ट्र है, बिहार है और दक्षिण में तमिलनाडु है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री 18 रैली करेंगे, वो बिहार में 15 रैली संबोधित करते नजर आएंगे और साथ ही तमिलनाडु में 4 दिन तक प्रचार प्रसार में तेजी से जुटे रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को बीजेपी बहुत गंभीरता से ले रही है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर उसकी तैयारी में एक नई बात पता चली। इसे चाणक्य का वेस्ट फॉर्मूला कहा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पार करनी है या नहीं करनी है? 14 की 14 सीटों पर सपा का सुपड़ा साफ करना है या नहीं करना है? भारत माता की बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मुझे बताओ, मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते हैं या नहीं चाहते? मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर तक बीजेपी झोंक रही है पूरी ताकत। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ गए। ठीक 3 दिन बाद अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंच गए। ये चुनावी दौरे पश्चिमी यूपी पर बीजेपी का फोकस दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, इसी तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क और अन्य विकास परियोजनाओं का हवाला देकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है। वो न केवल
उत्तर प्रदेश को बल्कि पूरे भारत में इस इलाके को बहुत महत्वपूर्ण केंद्र चुनाव का बनाने जा रही है और मकसद है 27 की 27 इस संभाग में लोकसभा की सीटें जीतना। पहले पीएम मोदी ने हुंकार यहां से भरी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी नीति से कार्यकर्ताओं और वोटरों को अवगत कराया। वो ये साबित करता है कि बीजेपी कितनी गंभीरता से इस इलाके के चुनाव को देख रही है। ये जो घमंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी। 2013 के दंगों के बाद मुजफ्फरनगर की राजनीति की अहमियत एकाएक बढ़ी। फिर 2014 में बीजेपी ने यहां से संजीव बालियान को टिकट दिया था और वो 4 लाख वोटों से जीते थे। 2019 में उन्होंने आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह को 6000 मतों से हराया था। 2024 में बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दिया है। बीजेपी के संजीव बालियान के मुकाबले में इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को टिकट दिया है। हरेंद्र मलिक जाट हैं और पहले कांग्रेस में थे। बहुजन समाज पार्टी ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है। देखिए, मुझे राजनीति में लाने वाले अमित शाह जी थे। वो हमारे प्रभारी थे जब मैं राजनीति में आया। हमेशा उनका स्नेह हमेशा मिलता रहा। इस क्षेत्र से विशेष लगाव रहा है। मुझे जब वे प्रभारी थे तो मुझे दंगों के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर, उनका खूब आना जाना रहा। यहाँ की हवा को भी जानते हैं, यहाँ के मौसम को भी जानते हैं, यहाँ के मिजाज को भी जानते हैं। इस बार भी यहाँ सबकी नजरें जाट और मुस्लिम वोटर पर टिकी हुई हैं। मुजफ्फरनगर में 12% जाट हैं, 20% मुसलमान वोटर हैं, लेकिन यहाँ इस बार कोई बड़ा मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। यहाँ 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ये सीट बहुत हॉट बन चुकी है। मुजफ्फरनगर में 8 चीनी मिले हैं। गन्ने की खेती का बड़ा इलाका है मुजफ्फरनगर। चीनी मिले बसपा के शासन में 19 चीनी मिले बंद हुई। अखिलेश के शासन में 10 मिलें बंद हुई और भाजपा के शासन में 20 से अधिक चीनी मिलों को शुरू किया गया और 5 नई चीनी मिलें आज नई बनाने का काम हुआ है। चौधरी चरण सिंह और 9 प्रांत। जब से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ, न सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के करीब हुई, बल्कि जमीन पर उसके समर्थक भी बीजेपी के साथ आ चुके हैं। कड़ी टक्कर देखते हैं, एक तरफा संजीव बालियान जीत रहे हैं। यहाँ से ही कम से कम 2.5-3 लाख वोटों से संजीव बालियान जीत रहे हैं। कोई नहीं है मंत्री जी की फाइट में, एक तरफा चुनाव है। इंडिया गठबंधन कह रही है कि बड़ा टक्कर होगा। अब की बार मुस्लिम बिरादरी भी खुल के संजीव बालियान जी के साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल संजीव बालियान के साथ में है, सब जुड़े हुए हैं। लोकदल का गठबंधन का समर्थन है। इसमें कोई शक नहीं कि मुजफ्फरनगर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का एपी सेंटर है। यहाँ का चुनाव पूरे पश्चिमी यूपी पर असर डालेगा, इसकी पूरी गारंटी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 27 सीट आती हैं। इस वॉल ग्राफिक्स के जरिए भी आप पूरा समझिए जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। इस इलाके में जाट और मुस्लिम के साथ दलित वोट निर्णायक माने जाते हैं और पश्चिमी यूपी में 27% मुसलमान वोटर हैं, जबकि जाट की जो प्रतिशत है वो 17% है और दलित वोटरों की यहां पर तादाद 25% से ज्यादा है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी ने 19 सीट जीती थी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों 4-4 सीट उनको मिली थी और अब बीजेपी चाहेगी कि वो 2014 वाला प्रदर्शन दोबारा दोहराए, जब उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों में से 24 सीटें जीती थी। योगी आदित्यनाथ भी पिछले हफ्ते पश्चिमी यूपी का लगातार दौरा कर चुके हैं। बागपत से लेकर मुजफ्फरनगर और शामली समेत आसपास के जिलों में उनकी सभाएं हुई हैं।
महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में एक तरफ नरेंद्र मोदी और जयंत चौधरी हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी। ये दो गठबंधन है, यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन। इन दोनों अलायंस के बीच सबसे बड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। पहले 2 चरणों में ही यहाँ की 27 सीटों में से 16 पर वोटिंग होनी है। जिस गठबंधन की यहाँ शुरुआत धमाकेदार रहेगी, उसकी धार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कें, गलियां जितनी गहराई में जाओ ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान उतनी ही ज्यादा और नई नई हकीकत पता चलती है। और सबसे ज्यादा चर्चित सीटें रहती हैं मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ। इसके अलावा 17 सीटें जो कि गाजियाबाद मंडल की हैं और करीब 1 दर्जन सीटें जो कि सहारनपुर मंडल की हैं।